नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। कार्यक्रम में आगे बढ़ूंगी और आपकी मुलाकात करवाऊंगी अपने आज के मेहमान से। हमारा जो ये कार्यक्रम होता है, हमारे मेहमान जब आपसे मुलाकात हम उनके करवाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि उनके जीवन के अनुभव से, उनके कार्यों के माध्यम से हम कुछ ना कुछ चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। आज के हमारे मेहमान विशेष हैं, इसलिए विशेष हैं क्योंकि इनके पास हमारे देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करने का 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक कार्य करने का लंबा अनुभव है। रीजनल डायरेक्टर RBI बिहार झारखंड के पद से आपने 2017 में आपको रिटायरमेंट मिला। इसके पश्चात भी आपने कार्य करना रोका नहीं, आपने प्राध्यापन का क्षेत्र चुना है। लगातार बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसे पढ़ा रहे हैं। विभिन्न जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें विजिटिंग प्रोफेसर्स के तौर पर कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपको बताऊं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बोर्ड ऑफ द बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी भी सौंपी है। आपके पास हैं बैंकिंग से जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव और साथ ही जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी। तो चलिए स्वागत करिए हमारे साथ हमारे आज के मेहमान का। हमारे साथ हैं रीजनल डायरेक्टर RBI श्री मनोज वर्मा जी। नमस्कार सर, स्वागत आपका। बहुत लंबी सेवा अवधि आपकी RBI में, फ़िलहाल आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन मैंने जब जिक्र किया अपने दर्शकों को आपकी सेवा के बारे में, तो मैंने कहा, उन्हें बताया कि आप बिहार झारखंड रीजन के रीजनल डायरेक्टर थे जब आप सेवानिवृत्त हुए। साथ ही आप बिहार के रहने वाले भी हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप बिहार आते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है एक ऐसी जगह जहाँ से शुरुआत हुई? नहीं, मुझे अपने प्रदेश से काफ़ी लगाव रहा है, इसलिए रिजर्व बैंक के जो टेन्योर था मेरा, उसमें मैंने अपने 3 बार अपनी पोस्टिंग पटना मिली। अच्छा। मैंने अपना कार्यकाल पटना में ही शुरू किया था 1983 में। उसके बाद फिर 1997 में मैं एक बार फिर DGM के पद पर यहाँ आया। और बाद में फिर 2013 में मैं क्षेत्रीय निदेशक के पद पर आया। तो इससे आप समझ सकती हैं कि मुझे अपने प्रदेश से कितना लगाव है। और इसके पूर्व भी, चूँकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन वहाँ से MA पास करने के बाद फिर मैं बिहार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ। फिर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर था। तो मेरा काफ़ी जुड़ी यादें हैं और मुझे हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने प्रदेश में जा रहा हूँ। और मैंने भी कोशिश की है कि यहाँ कुछ अपनी तरफ से कुछ योगदान दे सकूँ अपने राज्य को। तो छोटी मोटी मेरी भूमिका रही है लोगों को शिक्षित करने की बैंकिंग क्षेत्र में। जी, आपने 2-3 चीज़ें एक साथ हमें बताई। एक तो ये कि कई बार आपने बिहार में कार्य किया है और जहाँ से हमने अपनी शिक्षा अर्जित की है, जहाँ हम रह चुके हैं, वहाँ जब हमें अपनी सेवा देने का मौका मिलता है तो एक सुकून का एहसास भी होता है कि हमने कुछ किया है अपने प्रांत के लिए भी। और अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो जैसा कि आपने बताया, आपने शुरुआत की प्राध्यापन से, फिर उसके बाद आपने डिप्टी कलेक्टर का जॉब भी किया और तत्पश्चात आप RBI से जुड़े। बहुत डाइवर्सिटी दिखती है, कैसे हुआ ये सब और RBI से कैसे जुड़ना हुआ? एक ऐसी संस्था जो अभी एपेक्स बॉडी है हमारे बैंकिंग की, अगर मैं बात करूँ। शुरू में जब मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया तो उस समय एक मौका आया मेरे पास, और मैं काफ़ी यंग भी था उस समय, 22 साल उम्र थी। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट हो रहा था, तो मैंने उसमें इंटरव्यू वगैरह दिया, फिर मेरी नियुक्ति हो गई बिहार विश्वविद्यालय में। लेकिन मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड रहा है, हमारे घर के सभी लोग ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा। तो थोड़ा सा परिवार का भी इच्छा थी कि मैं भी उसमें जाऊँ, और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता, चूँकि मैंने वही बचपन से देखा था। तो फिर मैंने यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बिहार प्रशासनिक सेवा में, यहाँ जो मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में मैं था वहाँ पर, फिर केंद्रीय सेवा में भी मुझे अवसर मिला इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का। अच्छा जी। और दिल्ली पुलिस सर्विस का। उसी समय मुझे रिजर्व बैंक में इस तरह के अवसर मिले। तो मैंने रिजर्व बैंक को इसलिए चुना कि एक भारत का केंद्रीय बैंक है और हमेशा इसकी ये कोशिश रहती है कि किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए और लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए।
तो मैं भी सोचता था कि मैं इस धारा में कुछ अपना योगदान दूं और इसी एक्चुअली विचार के तहत मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। जी जी, ज्वाइन जब किया इस सेवा को, और जैसा कि आपने बताया कि कई सारे कार्य आपने किए, तत्पश्चात आप इस सेवा में आए, उसके बाद कई विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया होगा, तो कहाँ कहाँ कार्य करना हुआ और कैसे अनुभव रहे, और साथ ही कोई विशेष कार्य जो आपने किया इस दौरान जो हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जितने भी बैंक्स हैं या जो नॉन बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल मार्केट है, सबका रेगुलेटर एंड सुपरवाइज़र है। तो शुरू में हम लोग का भूमिका ये था कि हम लोग बैंकों का इंस्पेक्शन करते थे और फिर बैंकों को बताते थे कि क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे पूरा किया जाए जिससे कि जनता को अच्छी सेवा दे सकें। उसके बाद मैं अलग अलग रिज़र्व बैंक के जो क्षेत्र हैं उसमें भी काम करने का मौका, जैसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम था, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनती है, और फिर रिज़र्व बैंक में फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो है उसमें कैसे लोगों को मतलब विदेशी मुद्रा के बारे में बताया जा सकता है, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है उससे भी मुझे जुड़ने का मौका मिला, जहाँ गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा संतोष जो मुझे मिला जब मैं यहाँ क्षेत्रीय निदेशक था, तो मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत काम किया है उससे सबसे ज़्यादा मुझे संतोष मिला, क्योंकि बैंक की तरफ से काफ़ी सेवाएं आजकल दी जा रही हैं और आप जानती हैं कि बैंक में आजकल डिजिटल मोड में बैंक जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को जानने की आवश्यकता है कि कैसे हम इसका उपयोग करके और बैंकिंग को और ज़्यादा सरल बना सकते हैं। तो वो एक कहते हैं कि जो सप्लाई साइड है, बैंक ने, हर बैंक का आजकल वेबसाइट है और बैंक ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, फिर बैंक का अपना इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, बट लोगों में इसकी जानकारी कम थी, तो उसको भी मैंने बढ़ाने का काफ़ी काम किया है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई जब आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई में कार्य कर रहे थे आप, और अगर मैं कहूँ जो कंज्यूमर्स हैं, जो जिनके बैंकिंग के खाते हैं वो कमर्शियल बैंक्स में होते हैं और आरबीआई से उनका कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन अहम बात यह है कि अगर हम बैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं, जो एक सशक्त, मैं कहूँगी, देश की नींव रखने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत अहम भी है, तो जनता जो है, आम जनता जो है, उसे सारी बातें, जो ये फाइनेंशियल नॉलेज है वो उनके पास में बहुत अहम है, और आपने इस ओर प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं सराहना करूंगी आपके इस कार्य के, साथ ही जानना ये भी चाहूँगी कि आरबीआई के इस पद पर रहते हुए क्या प्रयास किया था आपने और किस तरह से लोगों को ट्रेंड करने की कोशिश की थी? हिंदुस्तान में करीब 200 बैंक हैं और काफ़ी उसकी शाखाएं भी हैं, करीब 2 लाख के आसपास हैं। इसके बावजूद भी समझिए 2000 के शुरुआत में महसूस किया गया कि देश की आबादी का सिर्फ 40% लोग ही जो है बैंकों से जुड़े हुए हैं, और बैंक को अगर उसकी आर्थिक रफ्तार की अगर उसको बढ़ाना है तो सारे लोगों को बैंकों से जोड़ना ज़रूरी है। इसके लिए लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे बैंक से जुड़ें, बैंकों के पास उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी फिनेंशियल एजुकेशन के लिए मैंने कहा कि सबसे सशक्त माध्यम क्या हो सकता है, तो सबसे जहाँ ज़्यादा फुटफॉल्स हो। तो इसके तहत उस समय रिजर्व बैंक का 80 साल हो चुके थे। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग स्कूलों में इस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी गैलरी की स्थापना करेंगे। अच्छा। तो बिहार के 80 जो सरकारी स्कूल हैं, हाई स्कूल्स, वो भी खासकर गांव के क्षेत्र में, जहां पर कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, जहां पर कि लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं बैंकिंग की, वहां हमने स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी गैलरी बनवाए कि कैसे आप बैंक की सेवा ले सकते हैं, अगर आपको शिकायत हो तो आप कहाँ जा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर जहाँ जहाँ ज़्यादा फुटफॉल्स है, जैसे पटना जंक्शन पर जितने भी प्लेटफॉर्म है, सब पर हमने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स बनवाए, या आपके ये PNA मॉल में, या जितने भी मॉल मल्टीप्लेक्सेस है वहाँ पर, एयरपोर्ट पर, सब जगह लोगों को मतलब जागृत करने की कोशिश की गई कि आपको बैंकों से ज़्यादा जुड़ना है, क्योंकि फिनेंशियल एजुकेशन तभी संभव है जबकि लोगों को फिनेंशियल लिटरेसी मिले।
लोग जानेंगे तभी जाके हाँ फाइनेंशियल जगत से जुड़ पाएंगे वो। बहुत सही बात। तो इसलिए इस क्षेत्र में मैंने कुछ करने की कोशिश की कि लोगों को जानकारी मिले कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जब उनको ये पता चलेगा तो स्वतः वो जो है इसकी तरफ मुड़ेंगे, बैंकों से जुड़ेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। जी जी, बहुत अच्छी कोशिश आपकी। और इस तरीके से जैसा कि आपने बताया, आपने कोशिश की कि लोगों तक जो फाइनेंस से संबंधित जो योजनाएं हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है या बैंक काम कर रही है, वो आम जनता तक पहुँचे। आज आप हमारे साथ हैं तो एक आम जनता के मन में जो बातें आती हैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल। अगर मैं मौद्रिक नीति की बात करूं तो कुछ ऐसे टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CSR, SLR, ये सारी बातें हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें परिवर्तन हुआ, कभी बढ़ाया गया, कभी घटाया गया। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के लिए सरल शब्दों में बताएं क्या भूमिका है इसकी और क्या तात्पर्य है इसके। दुनिया के सभी जो केंद्रीय बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, उनको ये जवाबदेही दी गई है कि अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा रहे, कितनी लिक्विडिटी रहे, उसको तय करना, चूँकि उसी पर निर्भर करता है कि आपकी मुद्रास्फीति की दर क्या होगी। अगर ज़्यादा लिक्विडिटी या ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, प्राइस राइज बढ़ता है, जिससे कि सभी को कष्ट होता है, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होता है और जो लोग सबसे गरीब हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनको सबसे ज़्यादा कष्ट होता है। तो भारत में भी ये जो जिम्मेवारी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और रिज़र्व बैंक को इसके लिए एक्ट में काफ़ी तरह के औजार भी दिए गए हैं, टूल्स दिए गए हैं, जिससे कि इसको नियंत्रित करता है वो। सबसे जो लोकप्रिय इसके बारे में जो रिज़र्व बैंक के पास टूल है वो है रिपो रेट। रिपो रेट को इस शब्दों में समझा जा सकता है कि चूँकि रिजर्व बैंक को कहा जाता है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बिल्कुल सर। तो पूरी व्यवस्था में किसी भी वित्तीय संस्था को या सरकार को अगर कहीं से पैसा मिलने को उम्मीद न हो तो केंद्रीय बैंक के पास जा सकता है। तो इसलिए केंद्रीय बैंक के पास जब बैंक जाते हैं, जब उनको पैसे की कमी होती है अपने लेन देन के कार्यक्रम में, तो रिज़र्व बैंक जिस दर पर उनको ये पैसा मुहैया कराता है या देता है, उसी को रिपो रेट कहते हैं। जी। तो जब भी रिज़र्व बैंक को ऐसा लगता है कि व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में ज़्यादा पैसा आ गया है, जिसके कारण, जैसे कि अभी क्या हुआ कि पिछले 2 समझिए कि साल से पैंडेमिक चल रहा था और उसमें अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई थी, तो उसको इसकी मदद के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा जो है मार्केट में दिया गया था, जिससे कि लोगों को राहत मिले। फिर उसके बाद यूरोप में देखिए, जब लड़ाई शुरू हो गई रशिया में, यूक्रेन में, तो उससे पूरी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उससे प्रभावित हो गई। तो इन दोनों कारणों से क्या हुआ कि वो मुद्रास्फीति की दर हमारे यहाँ बहुत, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और आप जानते हैं कि पेट्रोल का 80% हम लोग बाहर से आयात करते हैं। जी बिल्कुल। तो उससे आधारित जितने उद्योग हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं, सब पर इसका असर, व्यापक असर पड़ा है। तो मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक को जो है वो 6% से ज़्यादा CPI, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसी को मेंटेन करना है। लेकिन अभी उससे ज़्यादा जब हो गई है तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जब भी ज़्यादा मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा हो जाती है, जिससे लोगों को कठिनाई महसूस होती है, तो वो रिपो रेट, मतलब जिस दर पर वो बैंकों को पैसा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो बैंक जब ज़्यादा दर पर पैसे लेंगे रिजर्व बैंक से, तो उनको ये लगता है कि हमको भी ज़्यादा दर पर पब्लिक को देना चाहिए। जी। तो बैंक से जो क्रेडिट, जो लोन की दर होती है, वो बढ़ जाती है और बढ़ जाने से क्या होता है कि फिर लोन कम जाना शुरू है। तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, बाद में जब इसका दर कम होगा तो हम पैसे लेंगे बैंक से, और इससे व्यवस्था में पैसा कम होता है और कम होने से फिर महंगाई की दर नीचे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिवर्स रिपो रेट, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है और उनके पास तुरंत कोई रोज़गार के कुछ साधन नहीं है, तो वो रिजर्व बैंक के पास पैसे रखते हैं और उस पर उनको ब्याज भी मिलता है। तो दोनों साइड से जब पैसे लेते हैं तो ब्याज देने पड़ते हैं। और आजकल क्या व्यवस्था है कि पहले जो था इसका असर रिपो रेट चेंज होने का करीब 5-6 महीने के बाद आता था, क्योंकि बैंक अपना दर खुद ही तय करते थे। लेकिन अभी बैंकों ने यह तय किया है कि जितने भी खुदरा लोन हैं, रिटेल लोन जिसको कहते हैं, उनके जो ब्याज दर है उन्होंने रिपो रेट के साथ लिंक कर दिया है। अच्छा। तो जब भी रिपो रेट बढ़ता है, तो जैसे व्हीकल लोन, वाहन लोन हुए या हाउसिंग लोन हुए या जिस तरह के भी जो रिटेल लोन्स हैं, हाँ, उस सब की जो है ब्याज दर बढ़ जाती है और बढ़ने से फिर उसका जो है सो लोग कम उसको लेते हैं और सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा कम जाता है
उसके कारण मुद्रास्फीति जो है भी प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया कि किस तरह से जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के द्वारा जो मुद्रा प्रचलन में है हमारी अर्थव्यवस्था में, उस पर एक कंट्रोल सिस्टम लगा कर रखती है ताकि सही अनुपात में मुद्रा रहे और हम मुद्रास्फीति को अपने नियंत्रण में रख सकें। इसके लिए एक टूल की तरह काम करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे लिए एक अच्छा मौका है, आज आप हमारे साथ हैं। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिल रहा है अभी के वर्तमान समय की बात करूं तो, और साथ ही सरकार भी इस पर काफ़ी निर्णय लेने की प्लानिंग कर रही है, कार्य चल रहा है। आम जनता के लिए जानना चाहूँगी कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और किस तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं तो ये इसी चीज़ को बताना चाहता हूँ कि करेंसी ही नहीं है जी। तो इसको जो लोग क्रिप्टो करेंसी कहते हैं वो अपने आप में एक दिग्भ्रमित करने वाली बात है, क्योंकि किसी भी देश में जो करेंसी होता है वो केंद्रीय बैंक को दायित्व दिया जाता है इशू करने का। बिल्कुल सर। और ये जो जिसको आप करेंसी कह रहे हैं, इसको किसी भी कंट्री में उसके सेंट्रल बैंक ने कभी इसको जारी नहीं किया है। तो ये एक प्राइवेट तरह का अरेंजमेंट है। अच्छा। इसमें सबसे बड़ा इसकी जो कमी है वो है कि इसके अंडरलाइंग कुछ नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि भारत में रिजर्व बैंक रुपया अगर जारी करता है तो रुपया जारी करने के पीछे जो बैकिंग है वो है फॉरेन करेंसी एसेट्स, जो भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है, और डोमेस्टिक सिक्योरिटीज़ जो भारत सरकार इशू करती है। तो जितना उसके पास रहेगा उतनी ही मुद्रा जारी कर सकता है, उससे ज़्यादा जारी नहीं कर सकते हैं जी। तो इस तरह से वो नियंत्रण में रहता है। और केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक जो है उसको हमेशा नियंत्रित करता है कि कितनी मुद्रा जारी करनी है, कितनी नहीं करनी है, किस डिनोमिनेशन की जारी करनी है जिसको पब्लिक की ज़रूरत है। लेकिन ये जो एक क्रिप्टो एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइवेट लोग इशू करते हैं और इस पर किसी भी सरकार का या केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसके अंडरलाइंग्स भी कुछ नहीं है, किस बेसिस पर आप जारी कर रहे हैं। चूँकि ये कम है और ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसकी इतना वैल्यू बना हुआ है। और ये एक तरह का बबल है जो किसी दिन बर्स्ट कर सकता है, और बर्स्ट करने से क्या होता है कि फिर जितने लोगों ने निवेश किया है सब लोगों को हानि हो सकती है। और चूँकि ऐसा देखा गया है कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पर क्रिप्टो को इशू किया गया है, और वो एक अच्छा माध्यम है जिससे कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हम जारी कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने, आपने देखा होगा कि बजट में अनाउंस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशू करेगा जी। और अगर लोग चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से अपना जो है वो जो भी पेमेंट करना है या ये कर सकते हैं। आज के डेट में जो क्रिप्टो है उसमें आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं जी जी। उसको, चूँकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। बहुत सही, बहुत सही। आप कहीं भी अगर जाइएगा तो आप अगर मार्केट में जाइए, कहिए कि हम ठीक है क्रिप्टो के बेसिस पे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो कोई दुकानदार लेगा नहीं आपको। इसलिए वो करेंसी नहीं है। करेंसी जो है वो एक्सचेंज का मीडियम है और ये मीडियम बना नहीं है। बिल्कुल सही। और इसके एक और चीज़ जो दुष्परिणाम हो सकते हैं कि ये हवाला ट्रेड, आर्म्स ट्रेड और इस तरह की जितनी भी गलत गतिविधियां हैं उसमें इसका इस्तेमाल अभी भी हो रहा है और ज़्यादा होने की संभावना है, जिससे कि अर्थव्यवस्था को क्षति हो सकती है। जी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी इस कार्यक्रम के दौरान ही, क्योंकि बहुत अहम जानकारी आपने आज हमारे दर्शकों को दी है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई, और किस तरह से लोगों को इससे नुकसान हो सकता है ये भी आपने बताया है। पर दर्शकों, सर हम बातें कर रहे थे करेंसी के बारे में, जो आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन भी काफ़ी बढ़ रहा है और जो हम सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी लेकर आ रहा है। पर इसके साथ ही साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जुड़े जाते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा आजकल देखने को मिल रहा है। कभी किसी गलत लिंक पर क्लिक कर दिया, पैसा कट गया, कभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू, एटीएम के थ्रू, कई बार हमारे जो मैं कहूँगी हार्ड अर्नड मनी है उसका नुकसान हो जाता है। ऐसे में जो उपभोक्ता हैं, जो जिनका खाता है, वो क्या करें, इमीडिएट स्टेप्स क्या हो और किस तरह से अपनी जो ये रकम है उन्हें वापस मिले या स्टेप्स उठाए जा सकें, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली डिजिटल बैंकिंग शुरू इसके लिए किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकों की पहुंच हो और लोगों को बैंकिंग से जुड़ी जितनी भी कार्रवाई है उसको करने में कोई कष्ट ना हो। बैंकों में कम से कम जाना पड़े, अपने घर के, अपने ऑफिस में कहीं भी बैठ कर आराम से वो
जो भी ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वो कर सकें। जी। लेकिन पेपर बेस्ड बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग का अलग अलग प्रोटोकॉल और डिसिप्लिन है। तो अगर हम डिजिटल बैंकिंग से जुड़ रहे हैं तो हमको उसके डिसिप्लिन भी जानने की आवश्यकता है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगर आपको डेबिट कार्ड बैंक ने दिया है तो डेबिट कार्ड के पीछे एक CVV नंबर है जी। आपका 4 डिजिट का एक पिन होता है। इसको किसी के साथ आप शेयर न करें। बहुत लोग जो होता है दूसरों को कार्ड दे देते हैं कि हमारा पैसा निकाल के ले आओ, और उसके साथ साथ आप पूरी सूचना उसको दे देते हैं और उस सूचना का गलत उपयोग करके आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। उसी प्रकार से आप इंटरनेट बैंकिंग है, वो भी एक आजकल बहुत सरल माध्यम, उससे आप किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बैंक ने आपको एक यूज़र ID, एक पासवर्ड दिया हुआ है। वो एक आपका दरवाज़ा है, दरवाजे की ताले समझिए आप उसको। अगर उसकी चाबी आप किसी को दे देंगे, अगर आपने किसी के साथ साझा किया है कि मेरा यूज़र ID पासवर्ड है, तो कोई भी आपके अकाउंट के अंदर देख सकता है, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तो कभी भी ये जो है अपने डेबिट कार्ड का पिन, कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का CVV नंबर है वो, इंटरनेट बैंकिंग के जो यूज़र ID पासवर्ड हैं, उसको अगर आप किसी से साझा नहीं कर सकते तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि ये माध्यम इतना सशक्त है, इतना सेफ़ है कि इसमें कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके साथ कभी कुछ पैसे आपके बैंक से निकल गए हैं बिना इस तरह की कोई वारदात हुए, तो उसके लिए रिज़र्व बैंक के निर्देश सभी बैंकों को दिए गए हैं कि अभी आपने अगर तुरंत बैंक के संज्ञान में इस बात को लाया है, बैंक को इन्फॉर्म किया है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए कि इसमें बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था में ये पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित है और इससे कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए बैंक को आपने बताया और फिर बैंक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आपको, या जो कार्रवाई की उससे आप अगर संतुष्ट नहीं हैं, तो रिज़र्व बैंक ने एक ओम्बड्समैन की व्यवस्था की है। और आजकल अभी प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन का शुरुआत किया है। उसमें बैंकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं, जो बैंक अगर अच्छी सेवा नहीं दे रहा है, या डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी हुई या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें हैं, उसको आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप रिज़र्व बैंक का जो एक सिस्टम है उसमें आप या तो मेल के थ्रू बता सकते हैं, या आप पत्र लिख सकते हैं, या आप खुद जाके भी आप दे सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। और लेकिन ये है कि पहले बैंक को आप मौका दीजिए। 30 दिन तक अगर आपकी शिकायत का निवारण नहीं होता है तो आप जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, उसमें आप जा सकते हैं और वहाँ पर सभी लोगों को इस तरह का जितने भी उनकी प्रॉब्लम्स अगर उनका जेन्युइन है तो उस पर ज़रूर उनका निदान मिलेगा। और उसमें ये भी व्यवस्था है कि जो आपको मानसिक प्रताड़ना हुई है उसका मुआवजा भी मिलने की व्यवस्था है। बहुत अहम जानकारी मैं कहूँगी आपने दी है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि हम कितनी भी सावधानियां रखते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमारा बड़ा नुकसान भी हो जाता है। और उसके तहत आपने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम संबंधित बैंक को इसकी सूचना दें। जी। शुरुआत इस बात से कि डिजिटल डिसिप्लिन का पालन करें, जैसा कि आपने कहा। अगर इस तरह का कोई समस्या आपके साथ हुई है तो ज़रूरी है कि जो संबंधित बैंक हैं उन्हें बताएं, और अगर इसके बावजूद भी कार्य आपका नहीं होता है तो अहम बात यह है कि आप RBI के पास भी इससे संबंधित शिकायत कर सकते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने दी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ज़रूर बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं। इसमें जो आजकल जिस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें एक चीज़ और भी आ रहा है कि लोगों को फ़ोन कॉल्स आते हैं कि मैं आपके ब्रांच से बोल रहा हूँ, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ और आपका डेबिट कार्ड अपग्रेड करना है, इसके लिए आप कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए। तो कभी भी इस तरह के जो कॉल आवे उसका जवाब न दीजिए। अगर आपको अपग्रेड कराना हो तो जो सबसे नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ जाके आप उसके बारे में आवेदन दीजिए, आपका अपग्रेड हो जाएगा। फिर काफ़ी तरह से आप देखिएगा SMS पर लिंक आते हैं कि ये आपके बैंक से भेजा गया है, इस लिंक को जैसे आप टैप करेंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। वो सब जो फ्रॉड करने वाले हो तो वो लिंक भेजते हैं और आपने जैसे टैप किया तो आप उनके सिस्टम में चले जाते हैं और फिर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उनको मालूम मिल जाता है। तो इस तरह की जो भी अनधिकृत जो भी SMS आता है उसको तुरंत डिलीट कर दें। अगर जो भी कोई कहता है कि मैं आपके बैंक से बात कर रहा हूँ तो उसको तुरंत फ़ोन काट दें आप। और कभी भी फ़ोन पर किसी को भी अपने खाता या अपने बैंक के जो जानकारी है उसको कभी शेयर नहीं करें, क्योंकि बैंक कभी भी फ़ोन पर किसी से जानकारी नहीं मांगता है।
आपकी इन जानकारियों के बाद मैं कह सकती हूँ कि छोटी छोटी जो ये सावधानियाँ हैं, अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो हम ये जो डिजिटल बैंकिंग की जो सुविधा है उसका सही तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई बैंकिंग संस्था पूरी तरह से डूब गई है और हमने उसमें अपना खाता खोल रखा है और हमारा पूरा पैसा उसका नुकसान हो जाता है, ऐसे में एक जो कंज्यूमर है उसके क्या राइट्स हैं, क्या कहता है रिजर्व बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि पूरे बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर है जी। तो हम लोग हर बैंक के जितने भी क्रियाकलाप हैं या उनके जो फाइनेंशियल साउंडनेस है उस पर पूरी नज़दीकी निगाह रखते हैं जी जी। जब भी कोई परेशानी अगर किसी बैंक को होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 40 साल में कोई भी कमर्शियल बैंक हिंदुस्तान में फेल नहीं हुआ है। और 2006-2008 का इतना बड़ा वैश्विक क्राइसिस भी हुआ जिसमें कि अमेरिका में 150 बैंक फेल हो गया, भारत में एक भी बैंक फेल नहीं हुआ। सिर्फ कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो बैंक हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं और उनके बारे में थोड़ा सा ये हो सकता है कि कभी वो कार्य न करें। लेकिन इसके बारे में भी एक DICGC एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये रिजर्व बैंक की एक संस्था है जी। उसने जितने तरह के बैंक हैं सबके खाताधारकों को 5 लाख का इंश्योरेंस दे के रखा है। अगर बैंक फेल भी कर जाता है तो आपके खाते में 5 लाख तक रुपए की जो रकम है वो आपको मिलेगी जी जी। वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई बैंक फेल नहीं करे, बिल्कुल लेकिन हो जाने की स्थिति में भी 5 लाख इसलिए रखा गया कि सामान्य आदमी का जनरली देखा गया हिंदुस्तान में करीब 85-90% जो डिपॉजिट्स है वो 5 लाख के अंदर में ही आता है जी जी। अहम है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें भी पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं और किस तरह से वो अपने राइट्स बैंकों में पैसा एक बात समझिए पूरा सुरक्षित है जी जी। और एक तो बैंक फेल नहीं होगा और फेल होने से DICGC जो है और सभी बैंकों का इससे जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। ऐसा कोई बैंक नहीं हो सकता है जो कि DICGC से रजिस्टर्ड हो। सही कहा। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप अब रिटायरमेंट के पश्चात शिक्षण से भी जुड़े हुए हैं। जो विद्यार्थी हैं ग्रेड B एग्ज़ाम के लिए जब प्रयास करते हैं और आपने उसी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण किया है और इतनी लंबी सेवा अवधि आपकी रही है, संक्षेप में बताएं क्या उनके प्रयास कैसे होने चाहिए इसमें पास करने के लिए, संक्षेप में जवाब। क्योंकि अब रिजर्व बैंक से जो भी जुड़ना चाहता है और क्योंकि रिजर्व बैंक जो है फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छा, कितने मार्केट हैं, कितने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, कैसे वो काम करते हैं जी। तो इसके बारे में अगर आप जानकारी ले लेते हैं और कुछ सामान्य ज्ञान का भी परीक्षा होता है जिसमें कि जनरल नॉलेज के बारे में आपको करंट अफेयर्स है या बाकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, अच्छा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये कुछ अंतराल पर इसकी परीक्षाएं होती रहती हैं। अगर आपने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी अगर प्राप्त कर ली है तो और सामान्य ज्ञान का स्तर अगर अच्छा है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी ग्रेड B के एग्जामिनेशन में निकलने में जी जी। तो इन दोनों पक्षों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, दूसरा आपने कहा कि जनरल नॉलेज भी आपका अच्छा सही होना चाहिए। आपके मन में कोई फ्यूचर प्लानिंग जो बताना चाहें हमसे? मेरा हमेशा से टीचिंग एक पैशन रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक सांस है तब तक मैं शिक्षा के माध्यम से लोगों से, स्टूडेंट से जुड़ा रहूँ और जो भी मेरे पास है उनके साथ शेयर करूँ। और मुझे यंग जनरेशन से जुड़ने में बहुत अच्छा भी लगता है और आजकल के यंग जनरेशन के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी नॉलेज है। तो इट्स ए 2-वे इनरिचिंग प्रोग्राम। आप बहुत कुछ उनसे सीखते हैं और कुछ उनके साथ शेयर भी करते हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़ूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनको अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर करूँ। आपसे शिक्षा अर्जित करने में सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी बात ये कि आपको उस फील्ड का प्रैक्टिकल अनुभव है और जब आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि उन्हें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी जानने का मौका बखूबी मिलता है। कैसा लगा आज कार्यक्रम में हमारे साथ? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर जो बातें हुई हैं उससे अगर कुछ लोगों को फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि प्रोग्राम काफ़ी सार्थक रहा है जी। और आपकी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने वक्त निकाला, आज कार्यक्रम में शरीक हुए, दिल से धन्यवाद आपका।
और दर्शकों, हमने आज बातचीत की पूर्व क्षेत्रीय निदेशक RBI श्री मनोज कुमार वर्मा जी से। बहुत ऐसी अहम जानकारियां हमने हासिल की जो बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई है और हमें अलर्ट करती है, हमें सावधान करती है। अहम है अपने बारे में जानना, मैं कहूँगी अपने अधिकारों के बारे में जानना भी। हमारा एक अधिकार आपसे ये है कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें लिख भेजें, हमें बताएं कि क्या और देखना चाहते हैं कार्यक्रम में, और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है director@ddkpatna@gmail.com। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ वंडरफुल डे। निहारिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।